हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9 विज्ञान। तो कक्षा 9 के विज्ञान में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ये टॉपिक गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर के चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पिछला टॉपिक जो पढ़ाया था उसमें स्मॉल जी की गणना करने के लिए उसकी तुलना कैसे की जाती है, इसके रेफरेंस में मैंने आपको बताया था। चलिए उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है मुक्त पतन। मुक्त पतन। चलिए देखिए, मुक्त पतन का मतलब क्या होता है। इसको इंग्लिश में फ्री फॉल कहा जाता है। फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल क्या चीज है? जैसे यहाँ मैंने पीछे आपको गति के समीकरण बताए हैं। जैसे गति के मैंने 3 समीकरणों से आपको रूबरू करवाया है, बताया है, जिनमें से पहला जो इक्वेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं v बराबर u प्लस सी टी का, है ना। जो मैंने दूसरा समीकरण लिखवाया है वो लिखवाया है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर का। एंड जो तीसरा समीकरण मैंने लिखवाया है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का। ये 3 समीकरणों को मैंने आपको बताया, और ये तीनों समीकरण मैंने उस कंडीशन में बताया है जब पृथ्वी तल पर कोई वाहन गतिमान होती है, जब पृथ्वी तल पर कोई वस्तु गतिमान होता है, तो उनके केसेस में ये 3 समीकरण अप्लाई कर सकते हैं। उनके प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और दूरी एवं समय की गणना करने के लिए। बात समझ लें। लेकिन जब कोई वस्तु को फ्री, एकदम स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ये जो परिस्थिति होती है मुक्त पतन की होती है। मेरे कहने का ये मतलब है कि पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु रहे, उस वस्तु को नीचे पृथ्वी तल पर गिरने के लिए एकदम स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, तो स्वतंत्र रूप से गिरना ही ये मुक्त फॉल कहलाता है, फ्री फॉल कहलाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक। पतन का मतलब होता है गिरना। तो कोई भी अगर इक्वेशन, अगर कोई भी अगर वस्तु हो, पिंड हो, अगर ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होते हैं, तो एक घटना देखने को हमको ये मिलती है कि जब भी कोई वस्तु लटकी होती है या ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती है, तो इस परिस्थिति में जो त्वरण होता है वो स्मॉल ए कार्य नहीं करता है। देखिए, स्मॉल ए वाला जो त्वरण होता है ये सतही त्वरण होता है, जो सतहों पर लगता है। बात समझ। जैसे अगर आप पृथ्वी सतह पर हैं तभी स्मॉल ए कार्य करेगा, यदि आप पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर हैं तब ये त्वरण कार्य नहीं करता। तो उस परिस्थिति में जो त्वरण कार्य करता है ये स्मॉल जी कार्य करता है, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। बात समझ में? तो गुरुत्वीय त्वरण क्या चीज़ है, मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो उसके 1 सेकंड में उसके वेग में जितनी वृद्धि होती है वही वेग में परिवर्तन ही उसका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है ना। और जब भी पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर नीचे की ओर कोई वस्तु गिरेगी, तो इस परिस्थिति में जब वस्तु गिर रहा है तो उस वस्तु पर जो ये तीनों समीकरण है अप्लाई तो होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन है। देखिए, पहली बात तो ये मान लिया ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, ये हमारी पृथ्वी तल है। पृथ्वी तल से ये पिंड मान लेते हैं स्मॉल h हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? स्मॉल h हाइट पर है। इस कंडीशन में अगर इस पिंड को यहां से पृथ्वी तल पर गिरने के लिए मुक्त अवस्था में छोड़ा जा रहा है, तो जब इसे मुक्त रूप से छोड़ा जाएगा, ठीक, जब इस पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाएगा, तो मुक्त रूप से छोड़ने पर पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो यही है कि इसका जो प्रारंभिक वेग u होगा ये 0 लिया जाएगा। बात समझे? कोई भी पिंड अगर मुक्त रूप से छोड़ी जा रही है तो उस पिंड का प्रारंभिक वेग 0 लेते हैं। बात समझ में? और अब अगर ये पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, मान लेते हैं इसका प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, तथा तब इस कंडीशन में इसका जो समीकरण बनेगा वो बनता है v बराबर u प्लस जी टी। ठीक, ये पहला समीकरण बनता है v बराबर u प्लस जी टी। बात समझ में आई? एंड अब अगर हम यही बात करें
कि इसी पिंड को लेकर के दूसरे समीकरण को लेकर के, तो दूसरा समीकरण का जो आपने स्वरूप देखा था जिसे हम लोग कहते हैं यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। दूसरे समीकरण में एक वस्तु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब कोई वस्तु दूरी तय करती है तो उस दूरी को निकालने का ये इक्वेशन होता है, समीकरण होता है। तो अगर ये पिंड पृथ्वी तल से यच हाइट पर है तो इसी समीकरण के स्वरूप से ही एक दूसरा समीकरण हम डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं, और इस समीकरण से हम हाइट को कंसीडर करते हैं। जैसे देखिए यस जो कि दूरी होती है यहाँ पे वो हाइट हो जाती है, तो यच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ए के स्थान पे क्या हो जाता है, जी टी का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा मुक्त पतन की अवस्था में दूसरा इक्वेशन बन जाता है। एंड अगर हम बात करें तीसरे इक्वेशन को लेकर के, तो तीसरा इक्वेशन जो होता है ये होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसी समीकरण के स्वरूप पर बनेगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बात समझ में? ठीक, जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो उनमें जो परिवर्तन होंगे वो यही परिवर्तन है। बात समझ गए? जिनमें से जैसे कि हमारा पहला समीकरण बन जाता है बी बराबर यू प्लस जी टी, एंड जो दूसरा समीकरण है ये बन जाता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, एंड जो तीसरा समीकरण है ये बन जाता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बात समझ में? तो ये जो है इन तीनों समीकरणों का उपयोग हम तब करेंगे जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से नीचे की ओर गिराई जाएगी। बात समझ रहे हैं? चाहे पृथ्वी तल से नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है या ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, तीनों ही परिस्थितियों में दोनों ही परिस्थितियों में हम इन तीनों समीकरणों का इस्तेमाल करेंगे। अब इन तीनों समीकरणों में जो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये हैं कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी तल पर गिराने के लिए मुक्त रूप से छोड़ी जा रही है तो उसका जो प्रारंभिक वेग u होता है इसको हम शून्य लेते हैं। बात समझ में? अगर वस्तु पृथ्वी तल पर टकरा रही है तो इसका जो अंतिम वेग होता है ये शून्य होता है, और अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वस्तु का अंतिम वेग शून्य लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एज अ डाटा आपको याद रखनी होंगी एज एन इन द न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। बात समझ में? चलिए अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान तथा भार। 1930 की मास एंड वेट। ठीक, ये आज का अगला टॉपिक है हमारा मास एंड वेट। तो मास एंड वेट क्या है, इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए द्रव्यमान और भार दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये एक नहीं होती। बात समझ में आई आपको? देखिए भार जो है ये अलग चीज़ है, द्रव्यमान जो है ये अलग चीज़ें हैं। अगर हम बात करें आपको द्रव्यमान को लेकर के, तो देखिए कोई पदार्थ किसी भी पदार्थ का जो परिमाण होता है उसी परिमाण को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। बात समझ भाई? किसी भी पदार्थ का जो परिमाण होता है उसी परिमाण को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, जैसे एज एग्जांपल इस परिमाण इसका जो परिमाण है ये 2 किलोग्राम है। ठीक, इसका जो परिमाण है ये क्या है? 2 किलोग्राम है। तो ये 2 किलोग्राम इसका जो परिमाण है, इसी 2 किलोग्राम को ही हम इसका द्रव्यमान कहेंगे। तो द्रव्यमान की परिभाषा ये होती है कि किसी वस्तु के परिमाण को, किसी पदार्थ के परिमाण को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। बस समझ में? जबकि जो भार होती है इसकी परिभाषा ये होती है कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, वह आकर्षण बल जो अपने केंद्र की ओर वस्तु को आकर्षित कर लेती है, उसी आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं भार। बात समझ में? तो भार जो होता है ये एक बल होता है। कौन सा बल होता है? आप ऐसे समझ लीजिए कि गुरुत्वीय बल को ही भार कहोगे। बात समझ में? जो गुरुत्वीय बल होता है, जो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए लगाती है, उसी बल को ही हम लोग भार कहते हैं। ठीक, और द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी पदार्थ का जो कुल परिमाण होता है उसी कुल परिमाण को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। जैसे द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और जो द्रव्यमान है इसका जो मात्रक होता है, m की s पद्धति में इसका मात्रक किलोग्राम्स होता है,
और CGS पद्धति में इसका मात्रक खाली ग्राम होता है। बात समझ में? ठीक, तो ये हो गया आपका भार तथा द्रव्यमान। तो बात समझ में आई आपको कि भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। चलिए, अच्छा अब थोड़ा सा हम भार के विषय में और एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, भार सीधा सीधा एक बल है, ठीक। तो बल है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो भार का भी मात्रक न्यूटन ही होगा। चलिए देखिए, भार का हम जो है वेट का W बराबर m इंटू जी, इसी फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए, मान लेते हैं, देखिए भार के लिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भार जो है पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर लगाए जाने वाला वह आकर्षण बल होता है जिसकी सहायता से सारी वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित रहती हैं। बात समझ में? तो इसी बल को हम लोग भार कहेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये हो गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का द्रव्यमान मान लिया कैपिटल M, पृथ्वी की त्रिज्या मान लिया इस कैपिटल R। ये हो गई एक वस्तु, है ना। अब ये वस्तु इसी पृथ्वी तल पर रखी गई है। मान लेते हैं इस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है ना। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। तो इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, उस गुरुत्वीय त्वरण का जरा आप मान निकालोगे तो एक बात आप जानते हो कि मान लीजिए अब इसी वस्तु का आपको भार निकालना है। देखिए, इस वस्तु की पदार्थ की मात्रा कितनी है, स्मॉल m, और यही पदार्थ की जो मात्रा स्मॉल m है इसी को हम परिमाण कहेंगे, है ना। अब हमको इसी वस्तु का भार निकालना है पृथ्वी पर। जरा देखेंगे कि वेट, वस्तु का भार, ऐसे देखो, वस्तु का परिभाषा में मैंने क्या बताया कि वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल के बराबर होता है। तो वस्तु का भार W बराबर पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित आकर्षण बल, है ना। और आकर्षण बल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि F बराबर स्मॉल g इंटू m1 m2, m कैपिटल M, m2 के स्थान पे का स्क्वायर, यही तो बताया था। तो W बराबर यहाँ से ये हो जाएगा कैपिटल G इंटू पृथ्वी का m1 का द्रव्यमान, m1 के स्थान पे पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 के स्थान पे वस्तु का द्रव्यमान बटे ये पृथ्वी की तल पर स्थित है तो दूरी के स्थान पे त्रिज्या ले जाएगा, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर। अब यहाँ जरा देखिए, क्योंकि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m/r, ये चीज़ आपको पीछे बताया गया है। हाँ, ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा W बराबर, ये जरा देखो, इतने के स्थान पे क्या हम स्मॉल g रख सकते हैं, तो रख दो, तो ये जाएगा W इज इक्वल टू m इंटू जी। ये किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो भार निकालने का फॉर्मूला होता है। बात समझ में? तो भार क्या होता है, पृथ्वी किसी वस्तु पर जो बल लगा करके अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है, उसी बल को हम लोग भार कहते हैं। जो बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और भार भी एक बल है, अतः जो हमारा भार होगा इसका भी मात्रक न्यूटन होगा। बात समझ में आई? अगला टॉपिक देखते हैं। प्रोद तथा दाब, इंग्लिश होती है इसकी थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक, तो प्रोद क्या होता है और दाब क्या होता है, इन चीजों को पढ़ना है। देखिए, कोई भी तल रहे, तल का मतलब जैसे आप ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो तो ये व्हाइट बोर्ड एक समतल है,
तो प्रत्येक समतल पर, प्रत्येक तल पर जो लंबवत बल कार्य करता है उसी को प्रलोद कहा जाता है। बात समझ रहे? किसी तल पर, किसी पृष्ठ पर, किसी वस्तु के तल पर जो अभिलंबवत कार्य करने वाला बल होता है, इसी बल को हम लोग प्रलोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रलोद कहते हैं। ठीक, प्रलोद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थ्रस्ट। प्रलोद भी एक प्रकार का बल है, बस इस वाले बल के लिए एक कंडीशन ये लगा दीजिए कि प्रलोद बल केवल और केवल सतह के अभिलंबवत लगता है। बात समझ में आई? तो कोई भी सतह हो, कोई भी तल हो, उस तल के अभिलंबवत जो बल लगेगा, इसी अभिलंबवत लगने वाले बल को ही प्रलोद कहा जाता है। बात समझ में? और अगर हम बात करें दाब की, तो दाब की परिभाषा ये होती है एकांक क्षेत्रफल में, ठीक, एकांक क्षेत्रफल में आरोपित प्रलोद को जो है दाब कहा जाता है। बस समझ? अच्छा, प्रलोद माने सीधा सा नॉर्मल सा अपने दिमाग में मेथड, जो दिमाग में इंटेंसिटी रखनी है वो यही रखनी है कि प्रलोद माने बल ही होता है। ठीक, और प्रलोद का मतलब कुछ नहीं होता। तो प्रलोद क्या होता है? किसी सतह पर, किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत कार्य करने वाले बल को प्रलोद कहा जाता है, जबकि जो दाब होता है ये एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रलोद होता है उसी को जो है दाब कहा जाता है। दाब बराबर प्रलोद बटे क्षेत्र। ठीक, बात समझ में? ठीक है, और दाब को जो है P से प्रदर्शित करते हैं और प्रलोद को लगने वाले बल को F से, जो क्षेत्रफल होता है इसे कैपिटल L से और कैपिटल A से, तो P इज इक्वल टू F बाई A। यहाँ से अगर आप P का मात्रक निकालेंगे तो मात्रक मिलेगा आपको न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। शेष कल पढ़ते हैं। टॉपिक को आप पढ़ते रहिएगा ध्यान से, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप हमसे पूछ सकते हैं।